हाँ चलिए देखें, तो हम चैप्टर 1 देख रहे थे, इसके लास्ट फेज पे हैं। अब एक बार थोड़ा बहुत रिकॉल भी कर लेते हैं और टॉपिक को एंड करने की कोशिश करते हैं। कल लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्रेसिडेंट्स की, मैं वो रिवाइज करा देता हूँ और लैंग्वेज भी आपको क्विकली गो थ्रू करवा देता हूँ क्योंकि पीछे चैप्टर में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है। बात यहाँ पे हो रही थी प्रेसिडेंट्स की। अब प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या था, सिंपल भाई, कोर्ट में जब भी कोई मैटर जाता है तो कोर्ट के पास हर चीज का जवाब हो जरूरी नहीं है। बहुत बार लॉज में चीजें मिसिंग होती है, कानून में कुछ लिखा ही नहीं, सिंपल है। अब कानून में कुछ नहीं लिखा है तो जज तो बेचारा फंस गया, बोले मैं क्या करूँ यार, कुछ लिखा नहीं है तो डिसीजन किस बेस पे दूं। तो जज को ये बोला गया कि सर आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो, नॉलेजेबल हो, इतने साल से इतने केसेस सॉल्व किए, इतने जजमेंट्स दिए, तो आपका भी तो कुछ नॉलेज डेवलप हुआ होगा कि यार ऐसी सिचुएशन में सही क्या है गलत क्या है, तो आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे डिसीजन दे सकते हो। ऐसे डिसीजंस को, ऐसे जजमेंट्स को हम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स। ये बात हुई थी। अब प्रेसिडेंट्स के हमने देखे थे 4 टाइप थे। पहली कैटेगरी थी जिसको हम बोल रहे थे ओरिजिनल प्रेसिडेंट, या उसके साथ एक वर्ड था डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। ओरिजिनल प्रेसिडेंट का मतलब क्या था, जब पहली बार किसी मैटर के ऊपर किसी जज ने कोई फैसला दिया हो। ऐसे प्रेसिडेंट्स लैंडमार्क जजमेंट्स बन जाते हैं और हिस्टोरिक केस लॉज बन जाते हैं, और आगे आने वाले फ्यूचर में जब भी किसी कोर्ट के सामने कोई सिमिलर केस आएगा तो बाकी जजेस भी उस फैसले को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यूजुअली यही होता है, ये हमने देखा। इसमें फिर दूसरा टाइप देखा था, दैट वाज परसुएसिव प्रेसिडेंट। मैंने आपको बोला परसुएड करना मतलब किसी को कन्विंस करना। तो जब एक कोर्ट ने फैसला दिया है, जैसे सपोज हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, तो बाकी हाई कोर्ट्स के लिए वो फैसला मानना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर उनको लगता है कि हाँ भाई ये फैसला सही है और फॉलो करना चाहिए तो दे कैन। अगर उनको लगता है कि हमारी सिचुएशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन होना चाहिए तो भी वो कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि अपने पीयर लेवल पे जो लोग होते हैं उनकी बात माननी ही पड़ेगी, वो कंपलसरी नहीं होता है। बट अगर उनकी बात सही है और उसमें कोई फॉल्ट नहीं है तो आप फॉलो कर लो तो अच्छी बात है। अननेसेसरी आप डेविएट करोगे, उससे क्या होगा, केओस बढ़ेगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा। दैट वाज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, लेट द डिसीजन स्टैंड। अगर किसी ने सही बात बोली है और उसमें कोई फॉल्ट नहीं है तो अननेसेसरी आप क्यों दूसरे तरीके से बात करके कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, ये पॉइंट हो गया। दैट इज द सिचुएशन। इसके बाद हमने देखा था ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुनाया है तो बाकी के कोर्ट्स को फैसला मानना ही पड़ेगा क्योंकि बाकी कोर्ट्स उनके जूनियर है। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स को ओवरराइड करना लोअर कोर्ट्स के लिए, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, इनके लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक कंडीशन में पॉसिबल है, जहां पे लोअर कोर्ट्स ये प्रूव कर सके कि भाई भले सुपीरियर है, सुप्रीम कोर्ट है, मानते हैं, लेकिन उनके डिसीजन में लीगल फॉल्ट है। यहाँ पे इस प्रोविजन के हिसाब से बात फंसेगी तो हम गलत डिसीजन कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, बट अदरवाइज तो करना ही पड़ेगा। इसके 2 टाइप देखे। जो कंपलसरी वाला था उसको क्या बोल रहे थे, ऑथोरिटेटिव, एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट। और जो ऑप्शनल वाला था उसको क्या बोल रहे थे, कंडीशनली ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट्स। वैसा तो ये सब कैटेगरीज थी। अब इसके अंदर की जो लैंग्वेज है मैं सोच रहा था एक बार आपको पहले पढ़ने के लिए दूं, डिस्कशन तो करना ही है, मुझे लैंग्वेज देख लेना दो। अगर ऐसा है तो एक बार मैं ट्राई करने के लिए दे सकता हूँ, समझाऊंगा मैं पूरा, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बट एक बार आप गो थ्रू कर लो तो अच्छा है। करेंगे अपन ये टॉपिक में ऐसा। पेज नंबर 7 और 8 2 पेजेस हैं। इसकी लैंग्वेज एक बार आपको सिर्फ रीड करके आनी है। मैं ऐसा कुछ लर्न करके आपको एग्जाम नहीं लेने वाला हूँ, सिर्फ लैंग्वेज पढ़ के आनी है। फिर मैं आपको वर्ड टू वर्ड फिर से डिस्कस कराऊंगा, लेकिन एक बार आप पहले कोशिश कर लो। अभी अपन आगे के टॉपिक्स पे देखते हैं, लास्ट में टाइम बचेगा तो आज यही कर लेंगे, नहीं तो फिर कल के लिए रख सकते हैं वैसा। इसके बाद हमने डॉक्ट्राइन्स देखे थे। स्टेयर डिसाइसिस तो मैंने आपको बताया। दूसरा था रेशियो डेसिडेंडी, मतलब रैशनल डिसीजन। जो डिसीजन भी आपको देना है सोच समझ के दो, और ये आप अपनी लाइफ में भी तो अप्लाई करते हो। भाई आपको बोलते हैं भाई सोच समझ के फैसला करना, ऐसे कोई डिसीजन मत ले लेना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड रैशनल डिसीजन मेकिंग या रेशियो डेसिडेंडी लैटिन में। ऑर्बिटर डिक्टम पे बात हुई थी, सेड बाय द वे। जो चीजें मैं आपको सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ, दैट इज सेड बाय द वे। अपने बैचेस में भी तो होता है, टॉपिक पढ़ रहे हैं, हर चीज बुक में नहीं है या हर चीज एग्जाम में नहीं आने वाली, लेकिन मैं अपना नॉलेज आपसे शेयर कर सकता हूँ जो एडिशनल पॉइंट्स है, तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटर डिक्टम या सेड बाय द वे। ये सब पे बात हो रही थी। फिर हमने ये लेजिस्लेशन पे बात की, इंग्लिश लॉ पे बात की, ये सब टॉपिक्स थे, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जहाँ से पेंडिंग है वहां से आगे चलते हैं। हाँ, इंडियन लीगल सिस्टम से बाकी था अपना। इंडियन लीगल सिस्टम में उन्होंने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन बांटी और कुछ नहीं बताया। वो लोग ये बता रहे हैं कि अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के लीगल सिस्टम को डिवाइड करने जाओ तो इसमें आपको एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मिलेगी, नए नए वर्ड्स हैं मैंने बोल्ड किए हुए हैं, एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी मिलेगी और एक जुडिशियल अथॉरिटी मिलेगी। इन तीनों टर्म्स का मतलब समझते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे। लेजिस्लेचर का मतलब है वो अथॉरिटी जो कानून बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
देश में कानून बनाने का काम कौन कर रहा है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, ठीक है वैसा है। तो लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग अथॉरिटी। आप वहाँ पे लिख के भी रख सकते हो, आपको लिखना है तो नोट करते जाओ। आप लोगों को भी लिखना है उसमें पैम्पलेट में, तो कोई एक लिख लो, तो चीज़ें आपके ध्यान में रहेंगी, नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। एग्जीक्यूटिव का सॉरी लेजिस्लेटिव का मतलब है वो अथॉरिटी जो लॉ मेकर्स हैं, वो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है अपना, उनका ये पावर है। यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, आपको क्लियर रहेगा। ये नाम सुना है आपने? स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। कुछ सिविक्स पढ़ा हो, सोशल साइंस पढ़ा हो, कुछ याद आ रहा हो, स्कूल में आता था, है आपके सिलेबस का ही पार्ट है। पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे अथॉरिटी है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो आपकी विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। सरकारी स्टेट गवर्नमेंट भी तो है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, तो वो जो उनकी जो असेंबली होती है उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनका नाम होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बोलते हैं। इसके मेंबर्स को क्या बोलते हैं पता है क्या? नहीं सुना है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, वही हो गया। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, उसके मेंबर्स को एमएलए बोला जाता है। तो एमएलए जो है वो स्टेट लेवल पे काम करते हैं, एमपीज जो है वो नेशनल लेवल पे काम करते हैं। अब जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के इलेक्शंस, उनमें से जो चुन के आते हैं वो एमएलए, और लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उनमें से सिलेक्ट होकर आते हैं वो एमपीज, वैसा। तो पार्लियामेंट में हमने देखा है ना कि 2 हाउसेज होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ये अपर हाउस है, ये लोअर हाउस, वैसा रहता है। तो लोकसभा जो है हाउस ऑफ द पीपल, इनमें होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज, जिनको हम वोट देके सिलेक्ट करते हैं। राज्यसभा जो है दैट इज द हाउस ऑफ द स्टेट्स। ये जितने भी स्टेट्स है ना, उन सब में से एक एक जो है मेंबर चुन के वहां पे जाता है इनटू राज्यसभा। राज्यसभा की एंट्री यहाँ से होती है। मतलब गुजरात गवर्नमेंट के जितने भी एमएलए हैं, उन एमएलए वो लोग सब मिलके अपने में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे कि भाई ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा इन राज्यसभा। राज्यसभा की पोस्ट एक्चुअली ज्यादा ऊंची है। बिकॉज क्या है, देखो पब्लिक को बेवकूफ बना के वोट लेना थोड़ा आसान है, तो लोकसभा की एंट्री इजी है। राज्यसभा का टिकट इतना इजीली मिलता नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में आपको नॉमिनेट कौन करता है? ये लोग जो खुद हजारों को बेवकूफ बना के आए हैं, उनको बेवकूफ बनाना मुश्किल है। तो इन लोगों में से जो एक सिलेक्ट होगा, उनमें कितनी पॉलिटिक्स होती होगी कि किसको राज्यसभा की सीट देनी है, किसको नहीं देनी। तो ये टिकट मिलना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू लोकसभा। बात समझ आ रही? तो ये चीजें हैं। अब सेंट्रल लॉज यहाँ पे बनते हैं, पूरे देश के लिए कानून यहाँ बनता है। पहले बिल यहाँ पास होता है, फिर बिल यहाँ पे पास होता है, फिर इसके बाद जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो भाई ही इज द सुप्रीम लीडर या शी इज द सुप्रीम लीडर, उनके पास पावर है, और वो जो बिल पे साइन करेंगे वही कानून बन पाएगा, वैसा है। स्टेट लेवल पे ये काम जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। अब यहाँ पे एक ही अथॉरिटी होती है, विधानसभा। बट विधानसभा से भी ऊपर एक पर्सन होता है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो जो पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है सेंट्रल लेवल पे, वो सेम पावर गवर्नर के पास होता है स्टेट लेवल पे। तो इनके साइन के बिना भी फिर गुजरात गवर्नमेंट कोई कानून पास नहीं कर पाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी। कंडीशंस क्लियर है, समझ आ रहा है? तो ये है अपनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है। दूसरी पीएम जो है वो जो रूलिंग पार्टी है उसके रिप्रेजेंटेटिव है। कंट्री को नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना वो उनका काम है। उनके पास अलग अलग रोल बहुत सारे हैं, लेकिन जो कानून बनाने वाला पावर है उसमें पीएम का रोल नहीं। उसमें रोल जो है प्रेसिडेंट का है, बिकॉज वो न्यूट्रल पोस्ट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना बीजेपी के है, ना कांग्रेस के है, ना आम आदमी पार्टी के, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन ये जो है सबके सुप्रीम लीडर जो है प्रेसिडेंट है। इनकी पोस्ट प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से बड़ी है, क्योंकि इनके हाथ में जो पावर है वो बाकी लोगों से ज्यादा है। क्लियर हो रहा है? तो ये लेजिस्लेटिव वाला पार्ट हुआ। दूसरा जो पार्ट है वो है जुडिशियल अथॉरिटी, इसको बोलते हैं जुडिशियरी, जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियरी मतलब अपना कोर्ट वाला सिस्टम, इंडियन कोर्ट्स। इनका काम क्या है? जो कानून पार्लियामेंट ने बनाए वो सारे कानून जो है वो लोग ठीक से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं,
वो ये पार्ट होता है। और अगर उन लॉज को लेके दो लोगों में डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम जुडिशियरी करती है। कोर्ट का काम है लोगों के झगड़े सुलझाना डिपेंडिंग ऑन द लॉज विच आर मेड इन द पार्लियामेंट। तो ये लोग कानून बनाते नहीं, ये कानून के बेसिस पे आपको जजमेंट देते हैं कि सही कौन है और गलत कौन है। ये काम होता है जुडिशियरी का। अब ये कोर्ट का सिस्टम तो काफी डिटेल्ड है। सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट है, उसके बाद लोअर कोर्ट्स हैं। ये सारा सिस्टम जो है वो रहता है। तो दिस इज जुडिशियरी। और तीसरी जो कैटेगरी इन्होंने बोली है एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में वो लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने का काम करते हैं, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने का काम इनका है। इसके एग्जांपल्स आप ले सकते हो। जो आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है एसएमसी, वो इसमें आ जाएगी। पुलिस अथॉरिटी इसमें आ जाएगी। जो आप ट्रैफिक ब्रिगेड है जो ट्रैफिक मैनेज कर रही है वो इसके अंदर कवर हो जाएगी। टैक्सेशन की जो अथॉरिटीज है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाता है, जीएसटी डिपार्टमेंट आ जाता है, ये सब लोग आ जाएंगे। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सब अथॉरिटीज जो है ये आपकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज है। तो इंडिया का जो पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम है या जो लीगल सिस्टम है वो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आपका लेजिस्लेटिव जो कानून बनाते हैं, दूसरे आपके जुडिशियरी जो कानून के बेसिस पे सॉल्यूशंस देते हैं, और तीसरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करती है। वैसा आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज भी बोल सकते हो, एडमिन अथॉरिटीज। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके अलावा और अगर कोई अथॉरिटी होती है तो एक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारी आर्म फोर्सेस भी होती है। अब पता है जितनी भी अथॉरिटीज हम बात कर रहे हैं ना, जैसे आपने देखा लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव्स या फिर आर्म फोर्सेस, इन सब का सुप्रीम कमांडर कौन है? अब आपको पावर समझ आएगा। पार्लियामेंट में कोई भी कानून पास होगा, लास्ट में साइन इनका चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजंस होते हैं उसमें भी लास्ट में अथॉरिटी ही होती है। रीजन बीइंग सुप्रीम कोर्ट से अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको फांसी दे दी, अब कौन बचा सकता है आपको? प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट करने का, जिसको डेथ पेनल्टी मिलती है। उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो प्रेसिडेंट को जाकर रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर फांसी की सजा मत दो, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दो, एटलीस्ट फांसी ना होंगे। अगर ये साइन कर दे कि हाँ फांसी नहीं होगी, तो सुप्रीम कोर्ट की दी हुई फांसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रोक सकते हैं। रोकते नहीं है, वो उनके अगेंस्ट नहीं जाते, उनको पता है कहाँ जरूरी है कहाँ नहीं है, लेकिन पिटिशनर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो प्रेसिडेंट को जाकर रिक्वेस्ट कर सकता है। तो इसकी दी हुई फांसी को रोकने का पावर भी प्रेसिडेंट के पास है, तो कहीं ना कहीं उससे सुपीरियर ही हुए। समझ आ रहा है? तो जुडिशियरी में भी इनका इन्वॉल्वमेंट कुछ लेवल तक रहता है। बायस नहीं, रिलेटिव्स होंगे तो फिर नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब वो फिर उनके पास फिर डिसीजन नहीं रहेगा, फिर उसमें कुछ ऑल्टरनेटिव्स रहेंगे। पर्सनल इंटरेस्ट आ गया तो फिर आप डिसीजन मेकर नहीं रहोगे। प्रेसिडेंट के साथ साथ फिर उनके वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, फिर वो पावर उनके पास चला जाता है। तो इफ एंड देन लॉ में सारा प्रोविजन है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो होती है ये तो वैसे ही बहुत जूनियर है। पुलिस डिपार्टमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कौन बड़ा होगा? सीधी बात है। तो कहीं ना कहीं जितने भी ये सिक्योरिटी फोर्सेज है ना, इन सबका भी सुपीरियर प्रेसिडेंट है। रीजन बीइंग जैसे वॉर वाली सिचुएशन आती है, ये आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये तीन डिपार्टमेंट्स है, इन सबके हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अब मोदी जी बोल के आ गए कल से पाकिस्तान के खिलाफ वॉर शुरू कर रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं। प्रेसिडेंट ने बोला नहीं होगा। जब तक प्रेसिडेंट हाँ नहीं बोलेंगे, आर्मी चीफ अपनी आर्मी आगे नहीं बढ़ाएगा। प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स कंपलसरी चाहिए टू डिक्लेयर अ वॉर ऑफिशियली। बाकी जो ऑपरेशंस होते हैं ये सब चीजें चलती रहती है, सर्जिकल स्ट्राइक ये सब चलता रहता है, वो आर्मी ऑपरेशंस है। ऑफिशियली दैट इज नॉट वॉर। जो डेफिनेशन है वॉर की, अगर उस तरीके से आप ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर करते हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के बिना ये तीनों फोर्सेस में से कोई आगे नहीं बढ़ेगा, ना आर्मी, ना एयरफोर्स, ना नेवी, क्योंकि सारा डिसीजन मेकिंग पावर, वो जो लास्ट में बटन दबाना होता है, पावर उनके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है। तो ये इतना सुप्रीम पोस्ट है कि इनसे आप पंगा ले नहीं सकते। लेकिन ये उतना सेंट्रल लाइमलाइट में नहीं रहती है, तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पीएम करते हैं, तो इसलिए उनको आप ज्यादा देखते हो टीवी पे। लेकिन जो लीगल पावर्स है वो प्रेसिडेंट के पास ज्यादा है। बात समझ आ रही? ये सारे पॉइंट्स इन्होंने इसमें लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बोले। देख लो, सेंटेंस के साथ कवर करना है तो भी देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, while the elected prime minister acts as the chief executive and is responsible for running the government। वो आपने जो पूछा उसका आंसर यहाँ मिल रहा है।
This is a bicameral parliament with Lok Sabha as the lower house and Rajya Sabha as the upper house. वो मैंने आपको बता दिया कि पार्लियामेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो हाउसेज हैं, इसलिए वो वर्ड यूज किया बाइकैमरल, दैट इज लोक सभा एंड राज्य सभा। मतलब बाई मतलब टू पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। पार्लियामेंट जो है वो एक सिंगल डिपार्टमेंट नहीं है, दो डिपार्टमेंट से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज लोक सभा एंड वन इज राज्य सभा। द जुडिशियल ब्रांच सिस्टमैटिकली कंटेन्स एपेक्स सुप्रीम कोर्ट। एपेक्स का मतलब होता है जो सबसे सुपीरियर है। एपेक्स वर्ड का मीनिंग ये टॉप मोस्ट अथॉरिटी। जैसे बैंकिंग सेक्टर में बोलते थे एपेक्स बॉडी इज आरबीआई, ये वर्ड आपने कहीं पढ़ा भी होगा। सिक्योरिटीज में बोलते थे एपेक्स बॉडी इज सेबी, तो वैसे यहाँ पे एपेक्स बॉडी सुप्रीम कोर्ट। फिर बोला 24 हाई कोर्ट्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट से छोटे हैं। फिर बोला लेजिस्लेटिव ब्रांचेस में आपकी लोकसभा राज्यसभा है, वो बात अपनी हो गई, रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहे हैं। बोले एग्जीक्यूटिव पावर भी मेनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। ये सारी पुलिस अथॉरिटी, इनकम टैक्स, ये सब प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट में है। और बोला है द प्रेसिडेंट इज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस टेंडर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हु लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भाई जितने भी मिनिस्टर हैं उन सबका लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, और प्रेसिडेंट को अगर कोई फैसला लेना होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके अपोजिट ही जाएंगे, हेल्प ली जा सकती है, ये अलाउ किया। तो ये सारा लीगल सिस्टम यहाँ पे आपके सामने कैसे वर्क करता है, समझ आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ना ये आपको जो टेबल दिख रहा है, कुछ वर्ड्स हैं जो अपने लैटिन वर्ड्स की कल बात नहीं कर रहे थे, ये कुछ वर्ड्स की लिस्ट है। ये सारे वर्ड्स का आपको सिंपल ट्रांसलेशन ध्यान रखना है। बट अगेन मैं आपको ट्रांसलेशन रटवा नहीं रहा हूँ, बस कैसा होता है लर्न कर लो। अपने हर वर्ड का ऑब्जेक्टिव समझने की ट्राई करेंगे कि क्यों और कहाँ यूज होता है, इससे आपको कोई चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। दूसरा आपका पेपर है ये वाला MCQ OMR, तो आपको इसमें लर्न करके नहीं जाना है। तो अगर कोई वर्ड पूछेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, बस आपको उसको रिलेट करना होगा कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, और कहीं ना कहीं कोई बैक स्टोरी होगी तो वो रिलेशन याद आ जाएगा, इसलिए सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं करना है। देखते हैं पहला जो टर्म है उसको बोलते हैं एब इनिशियो। इनिशियो मतलब इनिशियल, इनिशियल मतलब इनिशियल स्टेज, तो उसका ट्रांसलेशन है फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, फ्रॉम द बिगनिंग या एब इनिशियो। अभी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप पढ़ोगे ना तो उसमें टर्म आता है वॉइड एब इनिशियो। वॉइड का मतलब होता है समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट, तो वॉइड एब इनिशियो मतलब समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द बिगनिंग। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इलीगल है, वो एग्जिस्ट करता ही नहीं था कभी, ऐसा माना जाता है। तो वहाँ पे वर्ड आता है एब इनिशियो, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉज में आप पढ़ोगे आगे। तो अभी सिर्फ ये ट्रांसलेशन ध्यान रखो तो भी ठीक है। फिर एक है एड हॉक। एड हॉक का मतलब है समथिंग विच इज टेम्पररी, आप लिख के रख सकते हो वहाँ पर टेम्पररी। एड हॉक का मतलब है टेम्पररी। टर्म कहाँ यूज होता है वो भी बताता हूँ। अब जैसे सरकारी इन्वेस्टिगेशंस होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस होती है किसी केस की, किसी क्राइम की, तो बहुत बार ना कमिटीज बनती है, टीम बनती है कि भाई ये टीम है, आप लोग इन्वेस्टिगेशन करके अपने रिपोर्ट दो कि आपको क्या मिला। तो इसको बोलेंगे एड हॉक कमिटी। एड हॉक का मतलब टेम्पररी बनाई गई है, जैसे ये केस सॉल्व हो जाएगा आपकी कमिटी डिसॉल्व हो जाएगी, फिर आप अपने अपने इंडिविजुअल काम में लग जाना। तो ये टीम हमने लिमिटेड टाइम के लिए बनाई है, वैसे तो इसको बोलते हैं एड हॉक, रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्पररी। फिर एक है एड आइडम। एड आइडम का मतलब है सेम थिंग। कंसेंसस एड आइटम करके टर्म आएगा आपका, मतलब सेम बात पे अग्री करना। अपने किसी से कोई काम फोर्सफुली करा सकते हैं या उसका कंसेंट होना चाहिए। अभी आपने मुझे बोला सर हमें पढ़ा दोगे क्या, मैं बोला नहीं यार मुझे नहीं पढ़ाना है। बोले आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। ये कौन सी ज़बरदस्ती है, वो गन पॉइंट पे आपने गन रख दी सामने, पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे। बोला ये तो गलत हो गया, मेरी मर्जी है, मुझे पढ़ाना है तो बात ठीक है, नहीं पढ़ाना है तो फोर्स थोड़ी कर सकते हैं, उल्टा हो गया। आप मिल गए, बोले CS करोगे, आपने बोला नहीं सर नहीं करना है, मैं बोला नहीं करना ही पड़ेगा। ठीक है मैंने गन रख दिया, बोलो। बोले सर ठीक है पढ़ लेते हैं, और क्या, बंदूक की नोक पे बोलोगे तो इंसान मरेगा थोड़ी, पढ़ाई कर लेंगे थोड़ी बहुत और क्या। बट ये फेयर है अनफेयर है, लीगल है इलीगल है, इलीगल है ना। कंसेंसस या कंसेंट तो होना चाहिए कि आप अग्री करोगे तो फिर वो काम होना चाहिए ना, आपके अग्रीमेंट के बिना नहीं होना चाहिए। दैट इज कंसेंसस एड आइटम। एड आइटम मतलब सेम थिंग पे दो लोगों को अग्री करना, वैसा आता है। एड इन्फिनिटी, तो वर्ड से देखो रिलेट हो जाएगा थोड़ा बहुत, है ना। इन्फिनिटम एंड इन्फिनिटी, मैं कल आपको बोला लैटिन और इंग्लिश 19-20 का फर्क होता है, थोड़ा फ्लो और प्रोनाउंसिएशन एक जैसा ही जाता है, तो आपको रिलेट हो जाएगा। एड वेलोरेम। वेलोरेम मतलब वैल्यू, वेलोरेम मतलब वैल्यू। एड वेलोरेम मतलब अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, बात समझ आ जाएगी। आप लोगों को GST के बारे में कुछ पता है, क्या होता है GST?
गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वो टैक्स है ना जो आपको पे करना पड़ता है, तो वो टैक्स किस तरीके से लगता है, मतलब पर ट्रांजैक्शन एक फिक्स अमाउंट देना पड़ता है या परसेंटेज में लगता है, कैसे होता है? परसेंटेज में लगता है। आपने कहाँ देखा जीएसटी, कहाँ भरते हो आप? कहीं पे किया आपने जीएसटी? रेस्टोरेंट्स में, सब जगह ही लगता है। बट आपने बिल में कहीं देखा होगा, कोई शॉपिंग करते हो आप या रेस्टोरेंट्स में जाते हो, तो रेस्टोरेंट्स में आपने देखा हो 5% जीएसटी लगता है, 2%, 2.5% कुछ जीएसटी होता है, 2.5% एसजीएसटी होता है, बट अल्टीमेटली टोटल रेट 5% है। जो भी टैक्सेस परसेंटेज में लगते हैं या जो ड्यूटीज परसेंटेज में लगती है उसको हम बोलते हैं एड वैलोरम ड्यूटी। क्यों एड वैलोरम? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू। आपने 1000 रुपये का खाना खाया तो 5% जीएसटी के हिसाब से आपको 50 रुपये देने हैं, लेकिन अगर आपने 10,000 रुपये का खाना खाया तो 5% के हिसाब से वो हो जाएगा 500 रुपये। तो परसेंटेज 5 फिक्स है, लेकिन वैल्यू ऑफ सर्विस और वैल्यू ऑफ गुड्स तो डिपेंड करती है कि आप कितने का खरीद रहे हो। अब अगर मैं 10 लाख की गाड़ी खरीद रहा हूँ और उस पर 12% जीएसटी है तो मुझे 1,20,000 रुपये जीएसटी देना पड़ेगा। बट यही गाड़ी अगर 4 लाख की है तो उस पर 18% के हिसाब से मुझे जीएसटी कम देना पड़ेगा। बात समझ आ रही? तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, इसके लिए लैटिन टर्म है एड वैलोरम। अब वैलोरम सुन के आपको याद आ जाएगा वैल्यू, तो ट्रांसलेशन पता चल जाएगा वैसा। ऑल्टर ईगो, ठीक है। ऑल्टर ईगो का मतलब है अ सेकंड आइडेंटिटी लिविंग विद अ पर्सन। अच्छा, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हर चीज एकदम एग्जैक्टली मैच हो जाए, लेकिन कोई एक वर्ड मैच हो जाए तो अपना काम हो जाता है, और कितनी बार ज्यादा रिलेशन नहीं भी होता है। ऑल्टर ईगो का मतलब ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट आइडेंटिटी। वैसे मान लो, हाँ, कोई एक इंसान किसी और नाम से रह रहा है कहीं पे झूठी आइडेंटिटी यूज करके, दैट इज ऑल्टर ईगो। एमिकस क्यूरे, एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, इंग्लिश वर्ड है। एमिकेबल मतलब पीसफुल एंड समथिंग विच इज फ्रेंडली, दैट इज एमिकस। और क्यूरे मतलब कोर्ट, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। पूरे कोर्ट का दोस्त कौन होता है, ये टर्म क्यों यूज हो रहा है वो समझो। आपने बहुत बार ऐसा मूवीज में देखा होगा, होता है जो अपना मेन हीरो होता है पुलिस वाला होता है, तो जो विलन है सबसे बड़ा गुंडा वही है। अब उसको पकड़ना है, वो हाथ में आ नहीं रहा है, तो फिर उसके जो असिस्टेंट्स होते हैं उनमें से किसी को पकड़ लेता है और उसको बोलता है तू इसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दे, मैं तेरी सज़ा कम करा दूंगा। होता है ऐसा, बार्गेनिंग चल रही होती है। तो अब यहाँ पे ना जो भी इंसान सरकारी गवाह बन जाता है और कोर्ट की मदद करता है केस सॉल्व करने में, उसको लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं एमिकस क्यूरे, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो भाई आपने कोर्ट को सच बता के कोर्ट की मदद की है तो यू आर आर फ्रेंड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एमिकस क्यूरे। तो ये लैटिन लैंग्वेज है और ये वर्ड यूज होता है। एक और टर्म है ऑडी ऑल्टरम पार्टेम। ऑडी मतलब ऑडिबल, सुनना, ठीक है। ऑल्टरम मतलब अदर, ऑल्टरनेट, और पार्टेम मतलब पार्टी। ट्रांसलेशन है यर द अदर साइड, यर द अदर पार्टी। देखो ये एक बेसिक रूल है जस्टिस का कि हमेशा सामने वाले की बात सुन के आप फैसला करो। बट बचपन से आपके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, आपका एक्सपीरियंस पूरा इसका उल्टा होगा। स्कूल में आपने एक्सपीरियंस किया होगा, और स्कूल में जो क्लास में जो बच्चे होते हैं ना, सबकी इंप्रेशन और सबकी हरकतें अलग अलग होती है। कुछ बच्चे एकदम शांत और ऐसे डिसेंट और पोलाइट होते हैं, कुछ एकदम वो जो पीछे बैठे होते हैं ना लास्ट में, उनका कुछ अलग ही होता है। तो मस्ती करना, सबको चिढ़ाना, मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, उस टाइप की गैंग हो जाती है। तो बच्चों का ना कैटेगराइजेशन हो जाती है, ये शरीफ बच्चा है और ये शैतान है, वैसा होता है। अब अगर शैतान बच्चे कोई कंप्लेंट कर दे तो टीचर का क्या रिएक्शन होता है? जैसे वो लास्ट बेंच पे बच्चा बैठा है, आगे वाला जो क्या होता है, अच्छा ऐसा, हाँ वो तो बेस्ट ऑप्शन है। बट एक होता है ना जो अपना वो भोला वाला बच्चा नहीं होता जो आगे बैठा होता है, वो पीछे वाले ने उसको थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो उसको रोना आ जाता है, और उसको कुछ बोला अभी तो कुछ बात की, उससे पहले रोते रोते सीधा टीचर के पास भागता है। बोला भाई रुक तो जाए, यहाँ बात कर ले, वहां क्यों जा रहा है? होता है ऐसा, आपने क्लास में ये सब चीजें एक्सपीरियंस की होंगी। अब वो जो अपना भोला वाला बच्चा है रोते रोते टीचर के पास गया, बोला टीचर इसने ऐसा बोला वैसा बोला, इसने मेरी पेन ले ली, पेंसिल ले ली, छोटी छोटी बात पे रो रहा है। अरे भाई मेरे को वो लिखना था कुछ, 2 मिनट जैसे पेंसिल मांगी, उसमें क्या इतना रो रहा है, वापस ले जा भाई। अब वो जाके रो रहा है वहां पे। अब देखो उसकी इंप्रेशन है बोला भाई मासूम सा बच्चा है, ये किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, खुद ही रो रहा है। और वो जो पीछे बैठा है जिसकी कंप्लेंट थी, उसका रोज कहीं ना कहीं नाम आता रहता है। अब टीचर क्या करते हैं, उसको बुला के पूछते बेटा इधर आओ, आपने क्या किया है, इसको क्या बोला, ऐसा होता है? या फिर सीधा क्लास से बाहर, टीचर वहीं से चिल्लाते हैं गेट आउट ऑफ द क्लास। बोले मैम गेट आउट, अरे सुनो तो सही, मैंने कुछ बोला ही नहीं, गेट आउट ऑफ द क्लास। अभी और ज्यादा बोला प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगा। अरे अभी तो कुछ बोला ही नहीं मैंने, प्रिंसिपल के पास क्यों ले जाओगे, बात तो सुन लो कम से कम। वो बेचारा चुपचाप बाहर चला जाता है, बोले बहस करने का फायदा है नहीं, मेरी सुनी नहीं जाएगी। फिर वो भोले भाले बच्चे को देख रहा है, तू बाहर मिला तुझे बताता हूँ, है ना, वैसा होता है। वो और डर गया, बोले आप कहाँ जाऊंगा। देखो वो एक अलग अलग बात है, उस बात पे मैं आता हूँ।
लेकिन नॉर्मली ऐसा है कि भाई वो बच्चे को बिना बात सुने बाहर निकाल दिया, अब उसकी सुन लेते तो शायद उसने कुछ किया नहीं हो, ये भी तो साबित हो सकता था, तो बात ही नहीं सुनी। अब सोचो आप कभी रियल लाइफ में कोर्ट केस हो गया आप पे, किसी ने आप पे मर्डर का चार्ज लगा दिया, आप सामने वो ऐसे अक्यूज वाले बॉक्स में खड़े हो, जज ने बोला भाई फांसी, गेट आउट। बोले सर बात तो सुन लो। बोले जी शक्ल से दिख रहा है, स्कूल में मस्ती करता था, लास्ट बेंच पे बैठता था, हाँ तो फांसी। बोले बचपन से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, टीचर बात नहीं सुनते थे या जज बात नहीं सुन रहा। हाँ अब तो फिर हाँ तो हाँ वो अलग बात है, बट अपने वो पॉइंट यहाँ मिक्स नहीं कर सकते, फेस रीडिंग वाला। बट अब बात सुनो, आपको फांसी की सजा हो गई बिना आपकी बात सुने, बिना आपसे पूछे कि आपने मर्डर किया भी है कि नहीं, अनफेयर नहीं हो गया क्या? तो कोर्ट ऑफ लॉ में भी ऐसा चलेगा कि बेचारा जिसकी कंप्लेंट हुई है वो तो मुजरिम है, और जिसको अरेस्ट किया उसको तो फांसी होनी है, सजा होनी है, तो गलत हो गया ना। क्या पता सामने वाले ने झूठा केस किया, क्या पता मर्डर उसने नहीं किया हो, तो कम से कम उसको बोलने का मौका तो लॉ में ये होता है ऑलवेज हियर द अदर साइड, दोनों पक्षों की बात सुने बिना कभी फैसला नहीं करना चाहिए। और ये अपने को भी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इससे आधी से ज्यादा प्रॉब्लम और कंफ्यूजन सॉल्व हो जाती है। जो पहले कंप्लेंट लेके रोता रोता आया है, वो जरूरी नहीं कि उसके आंसू सच्चे होंगे, झूठा भी हो सकता है ना, जानबूझ के आप सामने वाले को फंसा रहा है, ये भी हो सकता है। तो सामने वाले की बात सुने बिना कभी फैसला नहीं करना चाहिए, इससे आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। वैसा है तो लॉ में तो प्रोविजन है हियर द अदर साइड, ऑडी ऑल्टरम पार्टेम, ठीक है। तो अब ये स्कूल में आपने एक्सपीरियंस किया होगा, देखो जहाँ से बेसिक पढ़ाई शुरू होती है वहीं इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। अगर पहले से ये रूल होता तो आपको समझ में आता कि भाई फेयर चीज होती है, कोर्ट में भी दोनों पार्टियों को बोलने का मौका मिलता है। और यहाँ देखो बात सुने बिना शक्ल देख के बाहर निकाल देते हैं। अरे भाई मैंने पास्ट में 4 बार शैतानी की होगी क्लास में, अलग बात है, बट जरूरी थोड़ी इस बार भी की होगी, तो मेरी प्रीवियस इंप्रेशन यहाँ क्यों बीच में आ रही है? इस बार पूछ तो लो कम से कम मैंने कुछ किया है कि नहीं। फिर भी हाँ वो तो पॉइंट है। और फिर क्या टीचर भी बेचारे मजबूर है, इतनी क्लास में इतने बच्चों को झेल झेल के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर ऑब्वियसली उनका रेपुटेशन पे जज करना बनता है कि यार ये इसके रोज के काम है, तू जा बाहर जा, दिमाग मत खराब कर, अभी सुबह से पढ़ा के थक गए। हाँ चलते हैं, हाँ तो मतलब नहीं जाके। एक तो पता नहीं स्कूल मतलब टीचर्स को क्यों, टीचर्स का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, उनको ऐसा लगता है क्लास के बाहर निकाल देना पनिशमेंट है। आप सब लोग स्टूडेंट्स दिल पे हाथ रख के बताओ, बाहर निकाल देना पनिशमेंट है? सच बताओ, नहीं है ना। पढ़े लिखे टीचर्स को आज तक ये बात समझ में नहीं है कि किसी बच्चे को क्लास से बाहर निकालना पनिशमेंट नहीं है। अगर सच में पनिशमेंट देनी है ना, उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाओ, है ना, 1 लेक्चर बढ़ा दो उसका, क्या तू 2 बजे या तो 3 बजे घर जाएगा, वो अलग बात है। बट अगर उसको 1 लेक्चर ज्यादा बिठाया ना, अगली बार कभी मस्ती नहीं करेगा। एक बार आप बाहर जाते हो, पहली बार जब आपको बाहर निकाला होगा तो कैसा फील हुआ आपको? फर्स्ट टाइम जो क्लास से बाहर निकाला लाइफ में, तो शर्म आ रही होती है ना। बोले यार एक तो पूरी क्लास देखती रहती है, एकदम सन्नाटा, सारे घूर रहे हैं। बोले घूर क्या रहा है भाई, जा रहा हूँ बाहर चुपचाप, उसमें देखने वाली क्या बात है, वही इंसान हूँ जो रोज आता हूँ। बस ये बातें टीचरों को नहीं समझ आ रही अभी तक। तो जब आप बाहर जा रहे होते हैं, पूरी क्लास देख रही है आपको, फिर आपको ये शर्म आ रही है कि यार मेरे को बाहर निकाल दिया, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। 5 मिनट के बाद ये गिल्ट खत्म हो जाता है, फिर आपको अच्छा लग रहा होता है। बोले वो अंदर बैठ के सम सॉल्व कर रहे हैं, मैं यहाँ बाहर मजे कर रहा हूँ, ये होता है। फिर आप आते जाते सबको देख रहे हो, फिर वो सामने वाली क्लास का लड़का जा रहा है उसको हाई कर रहे हो, फिर कोई लड़की जा रही है उसको देख रहे हो, फिर उससे दोस्ती हो रही है, ठीक है, लड़कों से दोस्ती हो रही है। अब ऐसा है कि 4 क्लास के लोग आपको जानते हैं, फेमस हो गए। बोले ये तो वही है ना, तो क्लास के बाहर खड़ा था। बोले हाँ हाँ ठीक है, तो बातचीत शुरू हो गई। अब धीरे धीरे करके आपको ना पूरी स्कूल जानती है। हाँ फिर बातें हो जाती है, फिर आमने सामने, फिर टीचर को आना पड़ता है, तुम लोग बातें कर रहे हो बाहर, वो तो बाहर बैठे बैठे करे कि आप ही ने बाहर निकाल दिया, अंदर चलो। फिर उनको समझ आती है कि ये उल्टा जा रहा है, तो अंदर ही ले ले, इनको बैठ के पढ़ाओ। तो ये सब चीजें यूजुअली हो जाती है। तो अगर बात सुन के बाहर निकाले तो अलग बात है, लेकिन बात सुने बिना ही बाहर निकाल दिया, उनका लॉस है, अपन तो बाहर बैठे हैं, सेम चीज ट्यूशन में जाके पढ़ ही लेंगे, तो पढ़ाई तो मिस होनी रही, तो इसलिए वो कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है कि टीचर्स को समझ नहीं आया कि एक्चुअली बाहर निकाल देना पनिशमेंट नहीं है। नहीं वो पनिशमेंट है, फिर वहां लगता था कि ये ज्यादा हो गया। अरे हाँ हाँ ये सब चीजें फिर सही है कि वहाँ पनिशमेंट फील होती है, बाहर निकाल देना तो पनिशमेंट है ही नहीं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलो ध्यान दो, अगला पॉइंट दैट इज डी फैक्टो। डी फैक्टो मतलब इन फैक्ट, सिंपल ट्रांसलेशन इन फैक्ट। डी ज्योर मतलब वो ज्यूरिस या फिर लॉ, कल अपन बात कर रहे थे ना, ठीक है, तो दैट इज इन लॉ से ट्रांसलेशन है। डी नोवो मतलब समथिंग विच इज न्यू। नहीं वो स्क्रीनशॉट्स डाले मैंने आपकी इंस्टीट्यूट की बुक में से, इसलिए अलग अलग पेज पे थे वो। दूसरा है डी हॉर्स मतलब आउटसाइड समथिंग, आउटसाइड ऑफ, मतलब ये चीज यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है वैसा। एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है एज अ मैटर ऑफ फेवर, एज अ थैंक यू जेस्चर। एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स बोलते हैं,
मतलब अगर आपने किसी को कोई पैसे कोई काम करने के लिए दिए तो वो अलग बात है, लेकिन आपने एज ए थैंक यू जेस्चर किसी को टिप दे दी, दैट इज कॉल्ड एक्स ग्रेशिया पेमेंट। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे फीस पे कर रहे हो, तो ये आप फेवर कर रहे हो मेरे ऊपर, मुझे थैंक यू बोलने के लिए पैसे दे रहे हो, या जो मैं काम कर रहा हूँ उसके बदले पे कर रहे हो? जो काम कर रहा हूँ उसके बदले पे करो, पढ़ा रहा हूँ तो पे कर, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो पे करोगे? नहीं करोगे ना, सीधी बात है। बोले सर हम तो जानते भी नहीं आपको। बोला चलो भाई जान लो, पहले दोस्ती कर लो फिर दे देना। बोला दोस्ती अलग जगह है, पर काम करोगे तो पैसे मिलेंगे ना, ये तो फैक्ट बात है। तो जो आप मुझे पे कर रहे हो वो तो मेरे काम के बदले पे कर रहे हो, तो ये ग्रेटिट्यूस पेमेंट नहीं है, ये नॉन ग्रेटिट्यूस पेमेंट है। लेकिन कितनी बार होता है एज अ किसी को हम एज अ थैंक यू जेस्चर कुछ पे कर देते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आप कहीं पब्लिक प्लेस में ट्रैवल कर रहे हो ऑटो रिक्शा में, आपका फोन रह गया ऑटो में, आप चले गए, वो ऑटो वाला आया भागते भागते आपको ढूंढता हुआ, बोले आपका फोन रह गया था, अरे भैया थैंक यू। अब आपने एज ए थैंक यू जेस्चर उसको 100-200 रुपये टिप दे दी। अब ये नहीं भी देते तो चलता, ये उसने ऐसे फीस नहीं मांगी कि मैंने आपका फोन चोरी होने से बचाया उसके 200 रुपये, ये तो आपने एज ए थैंक यू उसको पे किया था। उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूअस पेमेंट या एक्स ग्रेशिया पेमेंट, एज अ फेवर। समझ आया? ऐसा होता है, विच इज नॉट कंपल्सरी। एक है एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब है बाई वर्च्यू ऑफ योर ऑफिस। इसका कुछ एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ आएगा। जैसे अपन यहाँ पे बात कर रहे थे ना, ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब की, जैसे प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे, ये एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें ऐसा बोला हुआ है कि जो भी इंडिया का प्रेसिडेंट होगा वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस का चीफ होगा, हेड होगा, ये रूल है। अब अगर आप इंडिया के प्रेसिडेंट हो तो ये पोस्ट बाय डिफॉल्ट आपको मिल गई ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो आप हो ही, लेकिन आर्म फोर्सेस के हेड भी आप ही हो। अब कल को आपका प्रेसिडेंट का टर्म खत्म हो गया तो क्या आप आर्म फोर्सेस के हेड रहोगे या नहीं रहोगे? नहीं रहेंगे। तो आपको आर्मी का हेड इसलिए बनाया गया बिकॉज ऑफ योर पोस्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसी कोई भी पोस्ट जो आपको किसी और पोस्ट की वजह से मिली है उसको हम बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब बिकॉज ऑफ योर ऑफिस यू आर गेटिंग दिस पोस्ट, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये टर्म है, ये बहुत जगह वर्ड आएगा लॉ में। ये सारी चीजें इन जनरल अभी पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग सब्जेक्ट में जब ये वर्ड जाएंगे तो बार बार आपको रिकॉल कराऊंगा कि हमने पढ़ा हुआ है। अगला पॉइंट है एक्स पार्टे। एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग, पार्टे मतलब एक पार्टी। कोर्ट में क्या होता है, जब दो पार्टीज को बुलाया जाता है, आपके और मेरे बीच में कोई केस है, अगर मैं नहीं आया, कोर्ट ने बुलाया उस दिन, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कितनी बार ना जजेस के पास ये पावर होता है कि जो पार्टी नहीं आई है ना उसके अगेंस्ट में फैसला दो और केस खत्म करो, जो नहीं आई है उसके अगेंस्ट में फैसला दे दो। अभी बार बार बुलाते आता रही, हम क्या फ्री बैठे हैं यहाँ पे, इसको सजा दे दो, खत्म करो, इस पर पेनल्टी लगा दो, अब इसे वसूली करो पैसों की, ऐसा होता है। दैट इज कॉल्ड एक्स पार्टी ऑर्डर। एक पार्टी की एब्सेंस में उसके खिलाफ ऑर्डर दे देना, जस्ट बिकॉज वो बार बार एबसेंट रहता है, कोर्ट ने मान लिया कि इसने गलती की होगी तभी आता नहीं है, तो इसके ऊपर एक्स पार्टी ऑर्डर इशू करके छोड़ दो। अब जब ये ऑर्डर उसके घर पहुंचेगा ना कि भाई कोर्ट ने तो तेरे खिलाफ फैसला दे दिया है, अब इतनी पेनल्टी भरनी है, फिर भागते भागते आता है, अरे सर कहाँ पेनल्टी लगा दी, मैं बाहर गया था, सॉरी सॉरी, ये ऑर्डर वापस ले लो, मेरी बात तो सुन लो। और तेरी बात सुनने के लिए 4 बार बुलाया, तुझे आता नहीं है, एक काम करो पैसे भरो और जा। तो कोर्ट एक तरीके से ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेता है अगर कोई पार्टी बार बार एबसेंट रहती है और उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करती, ऐसा होता है। ठीक है, ये कंडीशन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है फेट एकम्प्लाई। एकम्प्लाई एकम्प्लिश्ड टैली हो जाएगा। एन अकम्प्लिश्ड एक्ट, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो अकम्प्लिश हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी है, उसको बोलेंगे फेट एकम्प्लाई। नेक्स्ट है एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब है समथिंग विच इज डन विद अ गिल्टी इंटेंशन। ठीक है, गिल्टी माइंड। कोई क्रिमिनल अगर क्राइम करता है तो वो क्राइम सोच समझ के करता है, गलती से हो जाता है। हर सोच समझ के, किसी का मर्डर किया, आधी रात को उसके घर में जाके उसको गोली मार दी, बोले सर मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। अरे इंटेंशन नहीं था मतलब क्या, नींद में था क्या, ये जाके गोली मार दी और पता भी नहीं चला? तो इंटेंशन था तभी तो ऐसा किया ना, तो गिल्टी माइंड था तो सजा उस हिसाब से होगी। अच्छा, रोड एक्सीडेंट्स में कितनी बार सिचुएशन अलग होती है। जैसे आप कार चला रहे हो, स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर, आप 60 पे चला रहे हो, सीट बेल्ट लगाया हुआ है, लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, पीयूसी है, सब कुछ है, ड्रिंक एंड ड्राइव भी नहीं किया हुआ है, रैश ड्राइविंग भी नहीं कर रहे हो, अचानक से गाड़ी के आगे कोई आ गया एकदम से। क्या होता है, कितनी बार कोई आगे व्हीकल चला रहा है, गिर गया और ब्रेकिंग डिस्टेंस था नहीं, चोट लग गई, अब उसके हाथ पे चोट लग गई, पैर पे चोट लग गई, तो आपको जेल जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? एक्सीडेंट है, अच्छा ओवर स्पीडिंग कर रहे होते तो 80 की स्पीड लिमिट पे 150 पे चला रहे होते, फिर ऐसा ड्रिंक करके चला रहे होते तो, हाँ उस पर आता हूँ, ड्रिंकिंग करके चला रहे होते तो अल्कोहल के कंजम्पशन में, तो फिर वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता। लेकिन जहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है और ऐसा हो गया है तो उस सिचुएशन में आपके ऊपर कोई सजा नहीं होगी।
और अगर गलती आपकी है भी नहीं तो आपको उसको कॉम्पनसेट करने की भी कोई नीड नहीं है। गलती अपनी हो तो अपन कॉम्पनसेट करें ना। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि आप गाड़ी चला रहे हो, कोई ऐसा बंदा सामने आ गया जिससे आपकी दुश्मनी है, आपको उसको देख के गुस्सा आ गया और आपने ब्रेक के बदले एक्सीलरेटर दबा दिया, बोले एक बार में काम खत्म करो इसका। अब वो सिचुएशन में उसको चोट लग गई, जिंदा बच गया अलग बात है, लेकिन चोट लग गई, मरते मरते बचा है। अब आपके खिलाफ कोई एक्शन होगा? बोले नहीं सर, दिस वॉज एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट वो था जहाँ पे वो चीज़ ऐसी जानबूझ के नहीं की आपने, लेकिन यहाँ तो आपने पर्सनल गुस्सा निकाला, उसमें मरते मरते बचा है। वो एक्सीडेंट नहीं, वो अटेम्प्ट टू मर्डर है। दोनों में सेम इफेक्ट हुआ है, चोट उतनी लगी है, बट एक जगह गलती से एक्सीडेंट हुआ, वो गिर गया था और आप उसको जानते नहीं हो, और एक होता है कि आपकी दुश्मनी थी और आपने उस पर गाड़ी चढ़ा दी, तो वहां पे आपको जेल जाना पड़ेगा। बात समझ आ रही? इंटेंशन का फर्क है। जिसको चोट लगी वो तो केस करेगा, वो बोले सर इससे तो मेरा पैसों का लेन देन, हमारा झगड़ा चल रहा है, इसने जानबूझ के मेरे पे गाड़ी चढ़ा दी। जज पूछेगा ये बात सच है क्या? बोले हाँ, तो फिर तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। अगर केस नहीं किया और ऐसे कोई लीगल अथॉरिटीज आजू-बाजू, वो फिर अलग बात है, ये तो अपन एकदम। केस होगा फिर पर केस ही नहीं किया तो केस कैसे होगा फिर? हाँ, वो तो किसी को केस फाइल तो करना पड़ेगा। हाँ, एक्शन कोई लेगा तो फिर बातें कोर्ट में जाएंगी तो ही हो सकता है ना, अदरवाइज तो नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इन पर्सोनम मतलब अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्सोनम पर्सन रिलेट हो जाए वैसा है। फिर एक पॉइंट है इन रेम, इन रेम मतलब अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। आप ट्रांसलेशन लिख सकते हो वहां पे, मैं अपने वर्ड्स में बता रहा हूँ, इनका मैच नहीं करेगा। इन रेम का मतलब है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली, परचेज कर ली, आप ओनर थे, आपसे खरीद ली, पैसा दिया, पेपर बनवा लिए, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी हो गई। अब क्या ये प्रॉपर्टी कोई मुझसे छीन सकता है लीगली? कोई नहीं। दिस इज माई राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में आके कोई भी प्रॉपर्टी मुझसे छीनना चाहे तो नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि इस प्रॉपर्टी का लीगल मालिक राइटिंग में मैं हूँ। दैट इज कॉल्ड राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, इसको बोलते हैं राइट इन रेम वैसा। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन है। इंटर एलिया मतलब अमंगस्ट अदर थिंग्स, ये कहीं आएगा एग्जाम्पल तो आपको दूंगा, अब इसका ट्रांसलेशन ध्यान रखो चलेगा। नेक्स्ट, इंटर वीवोज, वीवोज मतलब लिविंग पीपल, बिटवीन लिविंग पीपल, वीवो मतलब पर्सन। इंटर स्टेट, ये तो आपने कहीं पढ़ा होगा, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, ऐसा कुछ पढ़ा है। इंटर स्कूल मतलब दो स्कूल के बीच में, इंट्रा मतलब विद इन, स्कूल के अंदर अंदर ही कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स के बीच में, वैसा। तो इंटर स्कूल, इंट्रा स्कूल होता है, वैसे इंटर स्टेट होता है। फिर एक होता है इंट्रा वायर्स, कंपनी लॉ में पढ़ा अपन ने टर्म, शायद नहीं आया था आपके। इंट्रा वायर्स एंड अल्ट्रा वायर्स, समझा देता हूँ। इंट्रा वायर्स का मतलब होता है विद इन द पावर्स, इसका ट्रांसलेशन है कोई ऐसी चीज जो मेरे अथॉरिटी में है, अगर मैं वैसा डिसीजन लेता हूँ तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा वायर्स। पर एक होता है ना कि मैं मेरे पावर्स या अथॉरिटीज के बाहर जाके कोई काम कर रहा हूँ। अब जैसे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस है, अब अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना है तो वो क्या कर सकते हैं? रोक के मेरा चालान कर सकते हैं, वो पावर है उनके पास, तो बोलते हैं इंट्रा पावर्स। लेकिन अगर उन्होंने मेरा व्हीकल उठा के आरटीओ में सबमिट कर दिया, मैंने बोला हेलमेट ना पहनने के लिए मेरा व्हीकल क्यों सीज किया, व्हीकल के पेपर तो पूरे थे, ये पावर तो आपके पास था ही नहीं, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड द पावर्स, अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम करना, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। और विद इन द अथॉरिटी काम करते तो उसको बोलते हैं इंट्रा वायर्स वैसे। चलो आगे देखें। नेक्स्ट है इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो, फैक्टो मतलब फैक्ट, बाय द मियर फैक्ट, वही इन फैक्ट वाली बात हो गई। नेक्स्ट भी वही है, ज्योर मतलब लॉ, बाय द लॉ इटसेल्फ, सिमिलर वर्ड्स है। फिर एक है लिस पेंडेंस, लिस मतलब सूट या कोर्ट केस, उसको बोलते हैं लिटिगेशन। लिस मतलब लिटिगेशन, कोर्ट में अपने जो केस फाइल करते हैं ना, उसके अलग अलग नाम होता है, सूट, लिटिगेशन, एप्लीकेशन, अपील, वो सब नाम होता है। पेंडेंस मतलब पेंडिंग, तो पेंडिंग सूट या पेंडिंग केस, कोर्ट में केस चल रहा है। अगला टर्म है दैट इज लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब है अ राइट टू बी हर्ड। कोर्ट में जाने का, केस फाइल करने का जो कानूनी अधिकार आपको मिला है, उसको यहाँ पे लैटिन में बोलते हैं लोकस स्टैंडाई, कि भाई अगर तुमने ऐसा किया मैं कोर्ट में केस करूंगा, ये मेरा राइट है, दैट इज कॉल्ड लोकस स्टैंडाई। मेंस रिया मैंने भी आपको ऐसा बताया, गिल्टी माइंड, जो अपन ने कार एक्सीडेंट वाला एग्जांपल देखा ना, वो गिल्टी माइंड। मोडस ऑपरेंडी, मोड ऑफ ऑपरेशन, ये टर्म बहुत बार यूज होता है, अगर आप थोड़े इंग्लिश न्यूज या कहीं पढ़ो ना तो ये पढ़ने को मिलता है। मोड ऑफ ऑपरेशन, जैसे कहीं चोरी होती है ना, घर में चोरी हुई, पुलिस में कंप्लेंट की, एफआईआर हुई, पुलिस आई, पुलिस ने देखा कि ऐसे ताला तोड़ा है, वैसे घर में घुसे हैं, तो उनको ये समझ में आ जाता है कि इस गैंग का काम है, बोले ये लोग इस एरिया में इसी तरीके की और चोरियां कर चुके हैं, पैटर्न है, दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ ऑपरेशन, तो उसके लिए टर्म यूज होता है। रेशियो डेसिडेंडी अपन ने पढ़ लिया ऑलरेडी,
रेस जुडिकेटा, ठीक है, ऐसा केस जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ उसका। ये रेस जुडिकेटा का रूल है एक। अभी आपके घर में चोरी हुई, आपने एफआईआर की, चोर पकड़ा गया, चोर को सजा हो गई 2 साल की, हो गई सजा, सुना दी जज ने, 2 साल जेल जाके आया। जैसे ही बाहर आया आपने उसको फिर से केस कर दिया। बोले क्यों? बोले सर वो मेरे घर पे चोरी की थी। तो बोले उसकी सजा दे तो दी। बोले 2 साल की सजा तो बहुत कम है, मेरे घर में चोरी की, इसको कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए, तो इसको और 3 साल की सजा दो, मैं वापस केस कर रहा हूँ उसके ऊपर। चलेगा ऐसा? जज वापस से केस सुनेंगे? एक गलती की सजा किसी को एक ही बार मिलेगी या 4 बार मिल सकती है? एक ही बार मिलेगी ना। इसी को बोलते हैं रेस जुडिकेटा। एक बार डिसीजन आ गया, एक बार फैसला हो गया, तो फिर से आपको सजा नहीं हो सकती। एक बार गलती की सजा एक ही बार होगी। अच्छा, वो बंदे ने बाहर आके फिर से चोरी की तो फिर क्या होगा? फिर से सजा होगी ना। हाँ, दूसरी बार क्राइम किया, दूसरी बार सजा हो सकती है, ये इम्प्लाइड है। ठीक है, चलो ठीक है। तो रेस जुडिकेटा, उसके बाद साइन डाई। साइन मतलब विदाउट, डाई मतलब डे, सिंपल ट्रांसलेशन है, विदाउट अ डे बीइंग अपॉइंटेड। ये कंपनी लॉ में टर्म आता है कि जैसे आज मैंने क्लास रखी थी, ठीक है, आप आए, मैं बोला भाई आज का क्लास कैंसिल, कुछ इमरजेंसी, मुझे जाना है, मैं आज क्लास कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो बोले सर अब कब आना है? बोले जब आना होगा मैं बताऊंगा। और एक बोल दिया मैंने कल ही आना है। अब कल आना है तो आपको बता दिया ना नेक्स्ट कब आना है, तो वो एक अलग चीज होगी। बट अगर मैंने आगे की डेट नहीं दी कि भाई अब कब आना है, मैं इन्फॉर्म करूंगा तब आना, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग दिस मीटिंग और स्टॉपिंग दिस मीटिंग विदाउट अ डे बीइंग अपॉइंटेड, साइन डाई ऐसे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइन क्यू नॉन, एन इनडिस्पेंसिबल रिक्विजिट। एक ऐसी रिक्वेस्ट जो माननी ही पड़ेगी, फुलफिल करनी ही पड़ेगी, या एक ऐसी कंडीशन जो फुलफिल करनी पड़ेगी तो ही आपका काम हो सकता है। अब ये अपना जो SIP वाला मैटर चल रहा था ये ट्रेनिंग में, अब SIP जो है वो इनडिस्पेंसिबल रिक्विजिट है, ये कंडीशन पूरी नहीं करोगे तो आप एग्जाम अपियर नहीं कर सकते, तो इसको बोलेंगे साइन क्यू नॉन, या एक ऐसी कंडीशन जो फुलफिल करना कंपलसरी है वैसे। चलो नेक्स्ट, स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू मतलब एग्जिस्टिंग कंडीशन, अभी आज क्या माहौल है, कैसी सिचुएशन है, व्हाट इज द स्टेटस क्यू, तो ये इसका लैटिन टर्म है। और लास्ट पॉइंट है इसका सब जुडाइस। सब जुडाइस मतलब ऐसा मैटर जो जुडिशियरी के आगे अभी पेंडिंग है। जैसे कितनी बार ना सेलिब्रिटीज के ऊपर कोर्ट केस चल रहे होते हैं, और वो सेलिब्रिटी का कोई इंटरव्यू है, तो जो रिपोर्टर है, वो एंकर है, उनको सवाल पूछ रहा है उस केस के बारे में, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं, बोले यार अभी मैटर कोर्ट में है तो मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, मुझे अलाउड नहीं है, कोर्ट से इंस्ट्रक्शंस है कि बाहर इसके बारे में बात नहीं करनी। तो दैट मैटर इज सब जुडाइस। सब जुडाइस मतलब वो मैटर अभी कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर फैसला आना बाकी है। तो ये टर्म बहुत बार यूज होता है। सब जुडाइस का मतलब जुडिशियरी के पास मैटर चल रहा है, उनको सबमिट किया हुआ है, ऐसा सबमिटेड टू द जुडिशियरी। बोलो यहाँ तक समझ आया, क्लियर हुआ? तो ये सारे जो लीगल टर्म्स थे ये MCQ के लिए आपके लिए काफी काम आ सकते हैं, बिकॉज 4 ऑप्शंस मिलेंगे वैसा। ठीक है, लिमिटेड जो पॉइंट्स बचे हैं अपने वो कल देखते हैं, फिर आज हैवी हो जाएगा। अब कल आपको ये पेज नंबर 7 और 8 पढ़ के आना है जो मैंने बोला है, उसकी लैंग्वेज और ये रिमेनिंग पॉइंट्स बैकअप करा दूंगा, तो आपका चैप्टर कंप्लीट है।